और वो अप्लाई करके अपने क्वेश्चन को जस्टिफाई करेंगे, ठीक है। तो एक चीज़ आप मस्ट वो कर लें कि कोई भी आपका आंसर थ्योरी के बगैर नहीं होना चाहिए। अगर आप थ्योरी के बगैर हैं कोई भी आंसर तो फिर अल्लाह ही मालिक है। जैसे एक और सब्जेक्ट भी है इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है, उसके अलावा सोशियोलॉजी, तीसरा क्रिमिनोलॉजी, चौथा जेंडर स्टडीज़ भी। तो ये 3-4 सब्जेक्ट्स हैं, इसकी थ्योरीज इनकी सोल हैं, ठीक है। क्वेश्चन हम कह सकते हैं कि व्हाट इज़ सोशियोलॉजी, ठीक है। कोई बताएगा कि सोशियोलॉजी क्या है? कोई इस साइड से भी, इस साइड से भी। एग्जैक्टली, साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी, ठीक है। तो आप भी हर वक्त सोसाइटी की स्टडी कर रहे होते हैं, अगर आप उसकी साइंटिफिक तरीके से स्टडी कर लें तो वो सोशियोलॉजी है, ठीक है। तो सोसाइटी को कोई डिफाइन करेगा, सोसाइटी क्या है? जी, एग्जैक्टली, सॉरी, एग्जैक्टली, कि ग्रुप ऑफ पीपल व्हेन दे लिव टुगेदर। तो ये है सोसाइटी। सोसाइटी स्मॉल लेवल पे भी हो सकती है कि हम 3-4 बंदे हैं, हम एक सोसाइटी डेवलप कर सकते हैं, या फिर हम ग्लोबल लेवल पे भी देख सकते हैं, वो भी एक सोसाइटी है, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि एक बंदा है, फॉर एग्जांपल खलील है, ठीक है, ये एक रूम में बैठा है, रूम में और कोई नहीं है, ठीक। तो यहाँ भी सोसाइटी इस पे इम्पेक्ट कर रही है। कैसे कर रही है? ठीक है, यहाँ चार्ट्स बने हैं, ठीक है, यहाँ फैन बना है, यहाँ वॉल्स हैं, ये किसी ने तो बनाई है, ठीक है। तो वो इनडायरेक्टली सोसाइटी का इम्पैक्ट हो रहा होता है अगर आप अकेले भी हों, ठीक है। तो सोशियोलॉजी क्या है? साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी। और सोसाइटी क्या है? ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर। अच्छा, जब हम सोशियोलॉजी पढ़ते हैं तो उसमें हम हर वो चीज़ जो हम जिंदगी में करते हैं वो उसके अंडर आती है। जैसे अगर मैरिजेस हैं, मैरिजेस में रिचुअल्स होते हैं, कोई मर जाए फ्यूनरल्स के रिचुअल्स होते हैं, ठीक है, इसकी उनकी स्टडी भी सोशियोलॉजी के अंडर आती है। हम इकॉनमी डिस्कस करते हैं, ठीक है, वो भी सोशियोलॉजी के अंडर आते हैं। हम पॉलिटिक्स डिस्कस करते हैं, वो भी सोशियोलॉजी के अंडर आते हैं, ठीक है। अगर आप अभी घर जाके क्रिकेट मैच देखें, ठीक है, वो भी सोशियोलॉजी के अंडर आती है, ठीक। एक सोशियोलॉजी का एंगल ये भी है कि सीइंग जनरल इन पर्टिकुलर। इसकी एग्जांपल मैं ऐसे देता हूँ कि फॉर एग्जांपल एक सोशियोलॉजिस्ट है, वो चल के जा रहा है, वो देखता है कि दो बंदे हैं, वो आपस में डिस्कस कर रहे हैं कवाली को। कवाली को जानते हैं आप सब? कवाली को डिस्कस कर रहे हैं। तो सोशियोलॉजिस्ट ये नहीं कहेगा कि खलील और आकिब हैं, ये कवाली को पसंद करते हैं, ठीक है। सोशियोलॉजिस्ट ये कहेगा कि वो कौन से बैकग्राउंड के लोग होते हैं, वो कौन सी क्लास के लोग होते हैं जो कवाली को पसंद करते हैं, ठीक है। वो किसी भी पर्टिकुलर चीज़ में एक जनरल अपना पॉइंट ऑफ व्यू कायम करता है, ठीक है। या फिर हम ऐसी एक और मिसाल देते हैं कि दो लड़के हैं, वो एक सिंगर है टेलर स्विफ्ट, ठीक, टेलर स्विफ्ट को डिस्कस कर रहे हैं, या फिर अमेरिकन सिंगर है जे-ज़ी, तो वो जे-ज़ी को डिस्कस कर रहे हैं। तो सोशियोलॉजिस्ट ये नहीं कहेगा कि ये बंदे जे-ज़ी को क्यों वो कर रहे हैं, वो बैकग्राउंड में जाएगा, वो कौन सी ख़ास सोसाइटी है जो पाकिस्तान में रह के वेस्टर्न सिंगर्स को सुनती है, ठीक है। तो इसकी स्टडी क्या है? सोशियोलॉजी है, और उसका एंगल क्या है कि किसी पर्टिकुलर चीज़ में जनरल राय कायम करना। और दूसरी चीज़,
आप हरगिज़ ये ना समझें कि जब सोशियोलॉजिस्ट कभी एनालिसिस कर रहा होता है तो वो कवाली सुनने वाले को अच्छा और टेलर स्विफ्ट सुनने वाले को बुरा कह रहा होता है, बिल्कुल नहीं। वो सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा होता है, वो सोसाइटी को एक्सप्लेन कर रहा होता है कि सोसाइटी है क्या, वो जजमेंटल नहीं हो रहा होता, ठीक है। ये एक एंगल है। अच्छा, एक और एंगल है कि सीइंग स्ट्रेंज इन फेमिलियर। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का ये मतलब है कि फेमिलियर चीज़ क्या है? फेमिलियर ये है कि आप दो दोस्त आए आज एकेडमी में, ठीक है, उन्होंने एक दूसरे को ग्रीट किया, हाथ मिलाया, ठीक है, हैंड शेक किया, तो ये बड़ी आम सी बात है, बड़ी फेमिलियर है, हम रोज़ करते हैं, हमने बचपन से ये रिपीट किया हुआ है। लेकिन सोशियोलॉजिस्ट क्या करेगा? वो इसे स्ट्रेंज तस्वुर करेगा, वो इस पे एनालिसिस करेगा कि हम क्यों हाथ मिलाते हैं, ठीक है, ये कौन सा तरीका है कि हम ग्रीट करें, वो इसकी स्टडी करेगा, इसका एनालिसिस करेगा। या फिर एक और मिसाल देता हूँ कि हम जब एक क्लास में होते हैं, ठीक है, हमें कोई क्वेश्चन नहीं आता तो हम हैंड रेज करते हैं, बट हम डाइनिंग टेबल पे हैं, ठीक है, हम फैमिली के साथ खाना खा रहे हैं, तो तब हाथ खड़ा नहीं करते। क्यों नहीं करते? तो ये बड़ी कॉमन सी चीज़ है, हम वहाँ सोच भी नहीं सकते। बट सोशियोलॉजिस्ट इन फेमिलियर चीज़ों में स्ट्रेंज चीज़ तलाश करते हैं और इसकी स्टडी करते हैं। वो ये कह सकते हैं कि ओवर द पीरियड ऑफ ईयर कि ये हमने रिपीट किया और वो इतना रिपीट किया कि वो कॉमन हो गया, ठीक है। तो ये एक दो पर्सपेक्टिव थे सोशियोलॉजी के। अच्छा, अब मैं कुछ ऐसी एग्जांपल्स दूंगा कि वो जनरली बड़ी हमें लगता है कि वो पर्सनल एग्जांपल्स हैं वो सोशियोलॉजी में, बट वो उसके पीछे सोशल फिनोमिना होता है। फॉर एग्जांपल सुसाइड। सुसाइड चाहे बाहर से कितने भी एक्सटर्नल फैक्टर्स हों, हम आखिर में ये कहते हैं कि इसका पर्सनल एक्ट था, ठीक है, उसने बाहर को बिल्कुल कट ऑफ कर लिया। बट जो सोशियोलॉजिस्ट हैं, ख़ासकर एमाइल दुर्खाइम, ये जर्मन सोशियोलॉजिस्ट हैं, और इसके अगर आपने सोशियोलॉजी ऑप्ट कर ली तो इसके बारे में आप रिपीटेडली पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये कहते हैं सुसाइड कोई पर्सनल अमल नहीं है, ये एक सोशल फिनोमिना है। तो वो मज़ीद इसकी गहराई में जाता है। वो कहते हैं जो मर्द होते हैं, मेल होते हैं, ये ज़्यादा सुसाइड करते हैं बनिस्बत फीमेल्स के। तो उसने उस टाइम की जो अमेरिकन सोसाइटी थी वहाँ के स्टैट्स उठाए, तो जहाँ 4 मर्दों ने सुसाइड की, वहाँ सिर्फ एक फ़ीमेल ने सुसाइड की। तो उसने कहा कि तो मैं जनरली पूछता हूँ कि आप लोग इस पे क्या कमेंट करेंगे, ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। फिर मैं आपके जो आंसर है उसे एमाइल दुर्खाइम से कंपेयर करूँगा। जी, क्यों, मतलब मेल, इवन अभी भी पाकिस्तान में भी हम देखते हैं कि मेल ज़्यादा सुसाइड करते हैं एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। तो क्या लगता है आपको? अच्छा, ठीक है। और आप लोग? अच्छा, ये एक और आपको मिसकंसेप्शन ये है कि हम समझते हैं हम जब बाज़ार में चले जाते हैं सोसाइटी वो है, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने स्टार्ट में कहा था, इवन आप रूम में बैठे हैं अकेले तो तब भी आप पे सोसाइटी इम्पेक्ट कर रही होती है। तो फीमेल्स हैं वो एक फैमिली में होती हैं, ठीक है, सोसाइटी तो उन पे इम्पेक्ट कर रही होती है, ठीक है। तो अच्छा, ठीक है।
ठीक, मतलब आप कहते हैं सेंटीमेंट ज़्यादा हर्ट होते हैं। आप लोग कंट्रीब्यूट करेंगे? तो एमाइल दुर्खैम ये कहता है कि मेल इसलिए ज़्यादा सुसाइड करते हैं क्योंकि उन्हें आज़ादी ज़्यादा होती है। ठीक है, जब किसी को आज़ादी ज़्यादा हो, उसे फ्रीडम ज़्यादा हो सोसाइटी में, तो वो सोशल बॉन्ड्स जो होते हैं उससे बाहर निकल जाता है। ठीक है, आप देखते हैं जब कोई खुशी होती है तो वो ज़्यादा एक्सप्रेस करता है, तो जब गम आता है तो उसे भी वो एक्सप्रेस करता है इन द फॉर्म ऑफ सुसाइड। एमाइल दुर्खैम कहता है कि मर्द इसलिए ज़्यादा वो करते हैं सुसाइड, उसकी वजह है कि उन्हें आज़ादी ज़्यादा है, उन्हें राइट्स ज़्यादा हैं। फिर वो जाता है क्रिश्चियनिटी पे। ठीक है, क्रिश्चियनिटी मज़हब में दो सेक्ट्स हैं बहुत मशहूर हैं, एक है प्रोटेस्टेंट्स और एक हैं कैथोलिक्स। ठीक है, तो वो फिर एनालिसिस करता है कि जो प्रोटेस्टेंट्स होते हैं, उसने एनालिसिस किया कि वो लोग ज़्यादा सुसाइड करते हैं, जबकि कैथोलिक्स हैं वो कम सुसाइड करते हैं। ठीक है, उसने स्टैट्स देखे, तो फिर उसने इस पे कहा कि जो प्रोटेस्टेंट्स हैं, वो सेक्ट है क्रिश्चियनिटी का, ईसाईयत का, वो इंडिविजुअलिज्म पे बहुत ज़्यादा एम्फसाइज करता है कि इंडिविजुअल लोग ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं, जबकि कैथोलिक्स हैं वो कलेक्टिव एक सोसाइटी पे बहुत ज़्यादा जोर देते हैं। ठीक है, तो जब वही पॉइंट आप यहाँ भी अप्लाई करें, जब इंडिविजुअल पे ज़्यादा जोर दिया जाएगा तो वो सेंस ऑफ फ्रीडम महसूस करेगा, और सेंस ऑफ फ्रीडम महसूस करने से सोशल बॉन्ड है या सोशल टाइज हैं वो उस पर उतना कम इम्पेक्ट करेंगे, जिसकी नतीजे में वो सुसाइड के लिए बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होता है। ठीक है, और एक और भी एग्जांपल है, जी आ जाए, ठीक, कि अक्सर इस्लाम अगर हम उसे वो देख लें, ठीक है, इस्लाम में जो सेक्ट है जो बहुत ख़तरे में है, ठीक है, वो कहीं भी हो सकता है, वो सऊदीया में भी हो, वो ईरान में भी हो, जो सेक्ट बहुत ज़्यादा ख़तरे में है, ठीक है, तो उनमें सेंस ऑफ जो बॉन्ड है वो बड़ा स्ट्रांग होता है। ठीक है, उनके लोग कम सुसाइड करते हैं, जबकि वो सेक्ट जैसे अगर शियाइज़म देख लें, वो उसमें ईरान में देख लें, ठीक है, उन्हें कोई वहाँ ख़तरा नहीं है, तो उनमें सेंस ऑफ बॉन्डिंग कम है। ठीक है, और वहाँ पे उनकी सुसाइड रेट ज़्यादा है बनिस्बत वो शिया जो सऊदी अरेबिया में है। ठीक है, तो ये एमाइल दुर्खैम कहता है कि सुसाइड है उस पे किस पे सोसाइटी का अमल दखल हो रहा होता है। इसीलिए इसी बात पे एक अक्सर आप सुनते हैं कि मैन इज़ अ सोशल एनिमल, वो इसी पे ही कहा गया है कि अगर हम चल के भी आते हैं तो ये भी हमने कोई ख़ुद नहीं सीखा, ये हमें सोसाइटी ने सिखाया है। ठीक है, कैसे चलना है, और हम अगर सो भी रहे होते हैं किस तरह सोना है, ये भी सोसाइटी ने सिखाया है। ठीक है, हम खुद नहीं, सोसाइटी का मतलब ये है कि हमारी जो फैमिली होती है, हमारे एंसेस्टर्स होते हैं। ठीक है, अगर आप बाहर जाते हैं तो कुछ आदात आप स्कूल्स में सीखते हैं, कुछ कॉलेजेस में सीखते हैं। ठीक है, कुछ ऐसी आदात होती हैं जो आप मस्जिद में सीखते हैं या फिर आप फ्रेंड्स से सीखते हैं। ठीक है, तो उसे फिर हम पैराडाइम्स की फॉर्म में पढ़ेंगे। अच्छा, जिसकी मैं स्टार्ट में बात की थी कि थ्योरीज या पैराडाइम्स ये आपको अप्लाई करने पड़ेंगी। कोई भी टॉपिक आ जाए, कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपके सोशियोलॉजी के पेपर में, तो आप कैसे, वो कौन से पैराडाइम्स हैं। तो 3 इंपॉर्टेंट पैराडाइम्स हैं जिसके बारे में हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे कि वो क्या हैं। ठीक है, पहले पैराडाइम का आपको बता दूं कि पैराडाइम क्या होती है। पैराडाइम ये होती है कि कोई ख़ास मॉडल होता है या कोई फ्रेमवर्क होता है जिसके ज़रिए हम किसी चीज़ को देखते हैं। ठीक है, प्री इंटरप्रिटेशन करते हैं किसी भी चीज़ की, तो उन्हें पैराडाइम कहा जाता है।
तो पैराडाइम जो इम्पॉर्टेंट हैं और आपके कोर्स में भी हैं वो 3 हैं इम्पॉर्टेंट। फर्स्ट है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। इसके जो प्रोपोनेंट हैं वो सबसे बड़े वो हर्बर्ट स्पेंसर हैं, ठीक है। हर्बर्ट स्पेंसर, उन्होंने बायोलॉजी अगर किसी ने पढ़ी है तो उन्होंने, हर्बर्ट स्पेंसर ने उस पे भी बहुत काम किया है और सोशियोलॉजी पे भी बहुत काम किया है। तो हर्बर्ट स्पेंसर कहते हैं, वो सोसाइटी की एग्जांपल ऐसे देते हैं कि सोसाइटी एक ऑर्गेनिज्म की तरह है, ठीक है, एक जानदार की तरह है। वो कहते हैं कि ऑर्गेनिज्म में जिस तरह मुख्तलिफ़ किस्म के सिस्टम्स होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, रिस्पायरेटरी सिस्टम है, वगैरह वगैरह, ये सब सिस्टम आपस में मिल के एक ऑर्गेनिज्म को खड़ा करते हैं, उन्हें अलाइव एंड किकिंग, ठीक है, जो एक फ्रेज़ है कि ऑर्गेनिज्म बिल्कुल जिंदा होता है। तो वो कहते हैं सोसाइटी में भी इसी तरह डिफरेंट सिस्टम है, डिफरेंट फंक्शंस हैं जो मिल के एक सोसाइटी को वो सोसाइटी बनाते हैं, ठीक है। अगर सोसाइटी सस्टेन कर रही है, सोसाइटी मेंटेन्ड है, तो वो उन्हीं सिस्टम की वजह से ही है। तो वो क्या सिस्टम है, उसने उन सिस्टम्स को नाम दिया सोशल फंक्शंस। ये सोशल फंक्शंस कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन एजुकेशन। वो कहता है ये, या स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म के मानने वाले कहते हैं कि एजुकेशन है या स्कूल है या कॉलेज है, ये एक सोशल फंक्शन है, ये सोसाइटी को मेंटेन करता है, ठीक है। वो कैसे मेंटेन करता है? वो 2 तरीक़ों से मेंटेन करता है, ठीक है। एक एजुकेशन है, वो 2 फंक्शंस के ज़रिए वो सोसाइटी को मेंटेन या सस्टेन कर रहा है। एक है मैनिफेस्ट फंक्शन, एक है लेटेंट फंक्शन। मैनिफेस्ट जैसे नाम से भी आपको पता होगा, जो नज़र आ रहा होता है, जो डिस्प्ले हो रहा होता है। लेटेंट छुपा हुआ, हिडन, ठीक है। तो एजुकेशन में मैं आप लोगों से पूछता हूँ क्या चीज़ है जो मैनिफेस्ट है, ठीक है, मैनिफेस्ट फंक्शन कहला सकती है। जी, एजुकेशन में क्या चीज़ है जो नज़र आती है, उसका जो सोसाइटी में किरदार उसका नज़र आता है? एजुकेशन ही, ठीक है। आप लोग आते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इसे एक हम ले लें कि ये एक इंस्टीट्यूट है, तो आप लोग यहाँ किस लिए आए हैं? ठीक है, सॉरी, कौन सा सिस्टम? क्रेविंग? नहीं नहीं, वो एक बात की बात है। एजुकेशन मतलब आप एक इंस्टीट्यूट में आते किस लिए हैं? ठीक है, पढ़ने। यस, पढ़ने। ये बड़ा सिंपल सा सवाल आंसर था। तो ये इसका एजुकेशन का मैनिफेस्ट फंक्शन है। लेकिन एक हिडन फंक्शन भी है। वो कौन सा है? वो ये है कि आप लोग आते हैं, आप लोग कुछ ऐसे भी होंगे जो स्ट्रेंजर्स थे पहले, तो आप लोगों का आपस में इंटरेक्शन हुआ, ठीक है, इंटरेक्शन हुआ। कुछ ऐसे होंगे जो पश्तून होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो सराइकी स्पीकर होंगे, तो आपका आपस में इंटरेक्शन हुआ, आपका रेस लेवल पे भी इंटरेक्शन हुआ। तो एक सोसाइटी इसी तरह सस्टेन रहती है इस फंक्शन से, ठीक है। हम एक और फंक्शन देखते हैं, एक स्पोर्ट्स। तो स्पोर्ट्स का अब मैनिफेस्ट फंक्शन क्या है जो नजर आता है? जी, एग्जैक्टली ये है कि हम फिजिकल एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, एंटरटेनमेंट भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन उसका लेटेंट फंक्शन भी वही है कि कुछ लोग जो इस वर्ष पे थे कि वो ड्रग्स करने चले जाएं, वो स्पोर्ट्स की तरफ आ गए, उनका माइंड डाइवर्ट हो गया। तो इससे क्या हो गई? सोसाइटी सस्टेन हुई या डिस्ट्रॉय हो गई? सस्टेन हुई और मेंटेन हुई। तो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म वाले ये कहते हैं कि जो सोशल फंक्शंस हैं, जितने भी, एजुकेशन हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, रिलीजन हो गया, रिलीजन को भी वो सोशल फंक्शन कहते हैं,
इकॉनमी हो गई, पॉलिटिक्स हो गई, ये सब क्या हैं, सोसाइटी को स्टेबल रखते हैं, सोसाइटी को मेंटेन रखते हैं। इवन वो इस हद तक भी चले जाते हैं जिसकी वजह से उन पे बड़ी क्रिटिसिज्म होती है। वो कहते हैं कि जो सोसाइटी में कुछ इल्स हैं, इल्स ये है कि पॉवर्टी है, ठीक है, गुर्बत, तो वो कहते हैं ये भी अच्छी चीज़ है, ये भी सोसाइटी को स्टेबल रखती है, ठीक। तो कैसे स्टेबल रखती है? उनके अकॉर्डिंग अगर लोग गरीब होंगे तो वो कुछ मांगेंगे पॉलिटिशियन से, ठीक है, तो जब मांगेंगे तो एक पैट्रनेज का रिलेशन कायम हो जाएगा पॉलिटिशियन और अब लोगों में। तो ये जो रिलेशन है ये मज़ीद उन्हें स्ट्रांग करेगा, एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं जाने देगा, ठीक है। आप लोग स्टेट के अगेंस्ट नहीं जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि आप लोग चाहते हैं आप CSS करें, PMS करें, ठीक है, आप सिविल सर्विस में आए, तो आप कभी भी स्टेट के अगेंस्ट कुछ ऐसा काम नहीं करेंगे कि आपकी जो CV है, आपकी प्रोफाइल है, उस पर डार्क इमेज आ जाए। तो वो भी यही कहते हैं कि पॉवर्टी अच्छी चीज़ है, ठीक है, लेकिन उसे उन्हें क्रिटिसाइज़ किया जाता है। जो दूसरे पैराडाइम्स वाले हैं वो उसे बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं, ठीक है। तो ये था स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म के बारे में। जो दूसरा पैराडाइम है सोशियोलॉजी में बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के हवाले से भी और वैसे भी, वो है कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी का पैराडाइम। ये लोग कहते हैं कि सोसाइटी में कोई स्टेबिलिटी नहीं है, कोई मेंटेनेंस नहीं है, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, रिलीजन, वो कहते हैं ये कुछ मेंटेन नहीं करते। ये क्या करते हैं? कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ाते हैं, ये इनइक्वालिटी बढ़ाते हैं। एजुकेशन भी इनइक्वालिटी बढ़ाती है, रिलीजन भी इनइक्वालिटी बढ़ाती है, ठीक है, स्पोर्ट्स भी। तो उनकी क्या मतलब उनकी एक्सप्लेनेशन इसके लिए क्या है, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी वालों की? उनकी ये है उनके अकॉर्डिंग के किस तरह एजुकेशन है वो इनइक्वालिटी बढ़ा रही है। तो उसकी एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं पाकिस्तान का तालीमी निज़ाम। पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम में हम देखते हैं 3 किस्म के सिस्टम हैं जो एजुकेशन में है। एक है कैम्ब्रिज सिस्टम। कैम्ब्रिज सिस्टम का पता है आप लोगों को, ठीक है, जिसमें O लेवल्स A लेवल्स होते हैं। तो ये वो बच्चे होते हैं एक जो एलीट क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, ठीक है, कैम्ब्रिज सिस्टम वाले, O लेवल्स A लेवल्स। ये आगे जाके लम्स IBA जैसी यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, ठीक है, और फिर वहाँ से ग्रेजुएट होके अच्छी अच्छी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहाँ जा उनके CEO बन जाते हैं या वो टॉप पोजीशंस वो हासिल करते हैं। इसी तरह HSN कॉलेज भी हो गया और भी इसी तरह है, ग्रामर LGS हो गया, ठीक है, बीकन हाउस हो गया। तो ये क्या है, ऐसी क्लास वो बनाते हैं जो एक एलीट क्लास होती है, ठीक है। उनके ख्वाब, उनके जो वे ऑफ थिंकिंग है मुल्क के बारे में वो बिल्कुल डिफरेंट होती है हम सब से, ठीक है। तो अच्छा, दूसरा सिस्टम यहाँ क्या है जो मिडिल क्लास के लिए है। प्राइवेट स्कूल जो आप देखते हैं गली मोहल्ले में, या फिर गवर्नमेंट स्कूल्स देख लें जो हम और आपके लिए होते हैं, ठीक है, मिडिल, वो है प्राइवेट पब्लिक स्कूल्स। वो लोग बड़ी स्ट्रगल करते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं जो अपवर्ड मोबिलिटी की तरफ चले जाते हैं, जो CSS PMS कर लें, या जिनका कुछ ऐसा बिजनेस हो जाए अचानक
तो वो फिर ये जो मिडिल क्लास है इससे बाहर निकल जाते हैं और एलीट क्लास में चले जाते हैं। बट जो मेजॉरिटी है वो मिडिल क्लास में होती है और वहीं उसी क्लास में रह के ही मर जाते हैं, ठीक है। ये प्राइवेट और पब्लिक स्कूल वाले हैं। एक तीसरा सिस्टम है, वो है मदरसा सिस्टम। जो मदरसा का एजुकेशन है, ठीक है, उसमें सिर्फ फोकस ये किया जाता है कि आपको रिलीजियस टीचिंग रिलीजन पढ़ाया जाए, ठीक है। उनको इतनी स्किल्स नहीं दी जाती जितनी कि प्राइवेट पब्लिक स्कूल्स में हो या फिर कैम्ब्रिज सिस्टम वालों को हो। हाँ, कुछ ऐसे हैं इंस्टीट्यूट जो इस तरह पढ़ाते हैं, ठीक है, कि वो यहाँ भी compete कर सके, और हार्डली यहाँ तो नहीं, सिर्फ यहाँ compete कर सके, बट मोस्टली इनका जो करिकुलम होता है वो सिर्फ रिलीजन होता है। तो आप देखते हैं कि ये तीनों जो सिस्टम्स हैं एक दूसरे से डाइवोर्स हैं बिल्कुल, ठीक है। इनकी प्रायोरिटीज़ बिल्कुल डिफरेंट होती है। ये टॉप पोजीशन हासिल कर लेते हैं कंट्री में, ये दरमियाने रह जाते हैं, और मदरसा वाले दुनिया में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, ठीक है। उन्हें वो डिपेंडेंट हो जाते हैं कि स्टेट उनकी डोनेशंस करे। तो ये पूरा सिस्टम ही ऐसा है कि उसमें उनको वो फंस के रह जाते हैं। तो इस सिस्टम को देखते हुए, एजुकेशन सिस्टम को देखते हुए, आपको क्या लगता है कि कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी ज़्यादा बेटर है पाकिस्तान के लिए या स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म? ये बेटर है। बेटर इन अ सेंस के कौन अच्छा एक्सप्लेन कर रही है पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम? कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी ये अच्छे से एक्सप्लेन कर रही है, बट हम इसको भी डिनाई नहीं कर सकते कि बिल्कुल ही स्टेबिलिटी नहीं आ रही। एजुकेशन स्टेबिलिटी दे रहा है, ये भी हम कह सकते हैं कि ये भी एक अपनी जगह ठीक है। अच्छा, कॉन्फ्लिक्ट ये थ्योरीज हैं, ये नहीं कहती कि ये वाला सिस्टम, हमारे वाला सिस्टम अच्छा है या बुरा है। वो कहती हैं कि सोसाइटी में क्या हो रहा है, हम वो एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, कभी कभी ये हो जाता है कि ये दोनों भी ठीक होते हैं, लेकिन वो डिफरेंट एंगल्स से वो चीज़ों की तरफ देख रहे होते हैं। अच्छा, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी वाले आप एक मशहूर वो हैं, सोशियोलॉजिस्ट भी हैं, पॉलिटिकल साइंटिस्ट भी हैं, इकोनॉमिस्ट भी हैं, कार्ल मार्क्स, ठीक है। वो इसके बहुत बड़े प्रोपोनेंट थे। वो कहते हैं कि जो इकॉनमी है, कैपिटलिस्ट इकॉनमी, वो इस तरह उसका सिस्टम है कि वो दो क्लासेस बनाती है। एक वो क्लास जो एलीट क्लास है, एक वो क्लास जो लेबर क्लास है, वो गरीब है, ठीक है। उन दोनों की जो तर्ज ज़िंदगी है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। एलीट क्लास सब कुछ कंट्रोल करती है, लेबर क्लास वो सुप्रेस होती है। और जो एलीट क्लास होती है उनके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, जबकि जो लेबर क्लास होती है वो बिल्कुल अपनी ही ज़िंदगी से बिल्कुल अलग होते हैं। तो उसने ये एग्ज़ाम्पल दी कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक ब्रांड है कोई कपड़ों का, ठीक है। मैं ये पहले भी एग्ज़ाम्पल दे चुका हूँ कि एक ब्रांड है बोनेंजा कपड़ों का, ठीक है, या फिर आइडियाज़, जो आपके लिए फेमिलियर हो, मैं वही एग्जांपल्स बता रहा हूँ। तो इनकी जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो आइडियाज़ का कोई ओनर होगा या 4 ओनर होंगे या 5 होंगे, वो है उनके हाथ में है, ठीक है। वो कपड़े कौन बनाता है? कोई दर्जी होगा, टेलर होगा, वो बनाता है। तो क्रेडिट किसको मिलता है ज़्यादा? उस कंपनी के ओनर को। कभी ये नहीं आया कि बोनेंजा के पीछे लिखा हो कि इसका जो जिसने बनाया है दर्जी का नाम आए, उसे क्रेडिट है। कभी आपने ऐसे देखा है? सिर्फ कंपनी का लोगो आता है। तो इसी चीज़ को ही क्रिटिसाइज़ करते हैं कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी वाले कि आपकी जो इकॉनमी है वो इस तरह डिवाइस है कि उसमें इनइक्वालिटीज़ बढ़ेंगी, उससे कोई भी इक्वल नहीं आएगा, उससे कोई सोसाइटी स्टेबिलिटी की तरफ नहीं जाएगी। इसमें गरीब जो है वो मज़ीद गरीब होगा और अमीर अमीर होगा। तो इस एक और एग्ज़ाम्पल भी है कि दुनिया में जो 80% वेल्थ है वो सिर्फ 1% लोगों के पास है, ठीक है। तो ये मज़ीद कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी इसे वो करती है, ठीक है, जस्टिफाई हो रही है। एक और पॉइंट भी है, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी वाले ये भी कहते हैं कि जो सोसाइटी में मेल्स हैं उन्हें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, जबकि फ़ीमेल्स को कम अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं।
कहते हैं कि जेंडर को देखें तो वो भी इनइक्वालिटी बढ़ा रहा है। फिर कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी वाले रिलीजन पे आ जाते हैं कि रिलीजन कैसे इनइक्वालिटी बढ़ा रहा है। तो ये कहते हैं, मैं नहीं कह रहा ये, तो ये कह रहे हैं कि जो रिलीजन है उसमें ये कल्चर है। अक्सर कहा जाता है कि गरीब को एक ख़ास इनाम मिलेगा, ठीक है, जब वो मर जाएगा उसे एक मुश्क अंबर मिलेगी जो जिससे अमीर बिल्कुल उस करीब भी नहीं जाएगा। मतलब कि गुर्बत को ग्लोरीफाई किया जाता है। वो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी वाले ये कहते हैं कि गुर्बत को ग्लोरीफाई करके अमीरों की जो डोमिनेंस है उसे मेंटेन किया जाता है, इससे भी इनइक्वालिटी बढ़ रही है। ये कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी वाले इस पे भी कहते हैं। सिंबॉलिक इंटरेक्शन, ये तीसरा पैराडाइम है और इसके जो सबसे ज़्यादा बड़े प्रोपोनेंट हैं वो कहते हैं कि सोसाइटी को ना ये अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है, ना कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी वाले एक्सप्लेन कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि सोसाइटी में जो कुछ हो रहा है, इंटरेक्शन, मिनी इंटरेक्शन हो रहा है, एक जो लो लेवल पे हो रहा है या ग्लोबल लेवल पे हो रहा है, वो ऐसे नहीं हो रहा, वो सिंबल्स के ज़रिए हो रहा है। वो कैसे हो रहा है कि हम इंसान उस इंटरेक्शन को मीनिंग देते हैं, ठीक है। इसका क्या मतलब है मीनिंग देते हैं? वो उसकी एग्जांपल देता है कि एक कागज़ है, ठीक है, उस कागज़ पे हमने ख़ास पैटर्न बना लिया, इधर लिख लिया 100 और इधर कुछ पैटर्न बना लिया। हमने कहा, आपने, हमने, सब ने, कि ये 100 रुपये हैं, ये कागज़ का टुकड़ा 100 है, तो ये 100 हो गया। हमने कहा ये 1000 रुपया है, थोड़ा पैटर्न चेंज कर लिया तो वो 1000 हो गया। तो सिंबॉलिक इंटरेक्शन वाले कहते हैं कि हर चीज़ को मीनिंग हम खुद देते हैं। अब एक और एग्जांपल वो देते हैं कि मैंने ऐसे किया, ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मैंने आपको ग्रीट किया है, आपको हेलो कहा है, ठीक है, आप दोबारा जवाब देंगे। तो ये किसने डिफाइन किया? ये इंसानों ने खुद मीनिंग दिए हैं। ऐसे है तो उसका मतलब है हेलो, अगर हम ऐसे करते हैं इसका मतलब है थम्स अप, मतलब मोटिवेट कर रहे हैं। तो ये जो सब मीनिंग्स हैं हमारे इंटरेक्शन को सोसाइटी में, वो हम खुद दे रहे हैं। अब रिलीजन में वो कहता है कि अगर ऐसा निशान है तो हम फ़ौरन कहते हैं कि क्रिश्चियनिटी, ईसाईयत, हम इस तरह निशान हो, ठीक है, चांद हो तो हम फ़ौरन कहते हैं कि इस्लाम, ठीक है। इसी तरह कुछ और भी साइंस हैं, हम फ़ौरन कहते हैं कि ये उस मज़हब के हैं। तो इसको किसने वो दिया, मीनिंग्स दिए? ये इंसानों ने खुद में इंटरेक्शन करके दिया। या फिर आप देखते हैं कि वो रेड कलर होता है, सेफ्रॉन कलर होता है, ठीक है, वो हिंदुइज़म में बहुत ज़्यादा उनके जो वो रिलीजियस वो होते हैं, ठीक है, पंडित, वो पहनते भी हैं। तो वो किसने दिया? वो भी इंसानों ने इंटरेक्शन करके दिया है। तो सिंबॉलिक इंटरेक्शन वाले ये कहते हैं कि हर चीज़ को मीनिंग हम खुद असाइन करते हैं, ठीक है। तो ये है सोसाइटी को डिफ़ाइन करते हैं 3 पैराडाइम्स, और इन 3 पैराडाइम्स पे ही आपकी पूरी सोशियोलॉजी है, ठीक है। आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे जब CSS में, PMS में, तो आपने इन 3 पैराडाइम्स से गुजारना है। अगर वो गुजरे टॉपिक, ये नहीं करना कि आपने ज़बरदस्ती रिलेट करना है, रिलेट हो भी ना रहा हो, ठीक है। तो इस चीज़ ये आप अगर करेंगे तो मैक्सिमम मार्क्स भी आ सकते हैं आपके। और दूसरी बात, हम एक स्पोर्ट्स की एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, स्पोर्ट्स, खेल जो होते हैं, कि वो इन 3 चीज़ों पे, इन 3 पैराडाइम्स पे कैसे उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चरल ये वाले फंक्शनलिस्ट कहते हैं कि स्पोर्ट्स हैं वो क्या करते हैं, स्टेबिलिटी देते हैं, ठीक है। टीममेट्स होते हैं, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है, लेट्स से, उसमें 5-6 पश्तून्स हैं, कुछ पंजाबी हैं, ठीक है, कुछ
उधर के हैं, कराची के हैं। तो ये एक वो हो गई, डाइवर्सिटी भी हो गई और यूनिटी भी हो गई। वो एक कॉमन काज के लिए सब इकट्ठे खड़े हैं। तो इससे क्या मैसेज जाता है सोसाइटी को कि ये जो लोग हैं इकट्ठे हैं, आप भी एक कॉमन काज के लिए इकट्ठे हो जाएं। ठीक है, स्पोर्ट्स इसकी एग्जांपल हम ये लोग ऐसे देते हैं। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी वाले कहते हैं नहीं, स्पोर्ट्स बड़ी इनइक्वल सी चीज़ है, ये इनइक्वालिटी बढ़ाती है। तो आप सोच रहे होंगे कि स्पोर्ट्स से कैसे इनइक्वालिटी बढ़ती है। वो इसका जवाब कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी वाले ऐसे देते हैं कि आप अगर क्रिकेट देख लें या फिर आप गोल्फ देख लें। ठीक है, गोल्फ वो लोग खेलते हैं जो रिच होते हैं, ठीक है, जिनके पास जगह होती है, जो एलीट क्लास है वो गोल्फ खेलती है। ठीक है, या फिर आप ये टेनिस है, टेनिस वो भी एक गरीब बंदा नहीं खेल सकता। टेनिस का रैकेट भी आपको 20-25 हज़ार से ऊपर का ही मिलेगा। उसके बरक्स क्रिकेट है या फिर फुटबॉल है, उसके लिए इतना आपको इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए होती है, कम से कम इन्वेस्टमेंट भी चाहिए होती है। और आपका अगर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में चले जाएं, ठीक है, कॉलोनियल जो स्पोर्ट था वो भी क्रिकेट था। तो इसलिए क्रिकेट यहाँ बहुत ज़्यादा वो है, ठीक है, मतलब वो फेमस है। और गोल्फ कम फेमस है क्योंकि गोल्फ है उसकी गेट कीपिंग की गई है, मतलब वो सिर्फ अमीरों का खेल है। ठीक है, या फिर आप जो प्रोफेशनल लेवल पे कार्ड्स होते हैं, ठीक है, कार्ड्स ताश होते हैं, ठीक है, ये भी, या चेस हो गई, ये वो लोग खेलते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा टाइम हो। ठीक है, और जिनको माश की फ़िक्र ना हो कि उनके फाइनेंसेस कौन पूरे करेगा, तो वो लोग इस तरह के स्पोर्ट्स खेलते हैं। और जो गरीब हैं, जिनको एक्सेस होती है, ठीक है, जो लिमिटेड टाइम में भी वो खेले जा सकते हैं, तो वो उस तरह के स्पोर्ट्स खेलते हैं। तो ये अपना पॉइंट इस तरह रखते हैं। और सिंबॉलिक इंटरेक्शन वाले स्पोर्ट्स को इस तरह डिफ़ाइन करते हैं कि ना ही उससे इनइक्वालिटी बढ़ती है, ना ही स्टेबिलिटी आती है, बल्कि हर किसी का एक अपना करैक्टर उसमें दिखाई देता है, जिससे वो जिस तरह मीनिंग देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 11 की टीम है, तो कुछ लोग होंगे उसमें जो स्पोर्ट्स को प्राइड की तरह ले रहे होंगे, ठीक है, कि ये कंट्री का प्राइड है, हमने उसे वैसे ही खेलना है। ठीक है, वो उस तरह ठीक है। कुछ लोग ऐसे होंगे जो एंटरटेनमेंट के लिए खेल रहे होंगे एक टीम में, और कुछ ऐसे होंगे जो फिजिकल एक्सरसाइज के लिए खेल रहे होंगे। ठीक है, कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने कहा होगा कि भाई हमारे फैमिली की तरफ से उनका ड्रीम था कि आप खेलें, ठीक है, प्रोफेशनल लेवल पे। तो हर बंदा स्पोर्ट्स को अपनी मीनिंग दे रहा है। तो सोशल सिंबॉलिक इंटरेक्शन वाले स्पोर्ट्स को इस तरह देखते हैं। ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट सोशियोलॉजी। ये इनका जो फोकस है वो स्टेबिलिटी की तरफ है कि अच्छा, ये भी कहते हैं कि ये फंक्शनलिस्ट के जो चेंज होता है वो चेंज अच्छी चीज़ नहीं है, वो सोसाइटी को डिस्टर्ब कर लेता है। चेंज क्या है? टेक्नोलॉजिकल चेंज है। तो वो कहते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल जैसे आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा फेमस है, तो वो कहते हैं कि ये चेंज है। वो कहते हैं चेंज अच्छी नहीं है सोसाइटी के लिए, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई तो बहुत लोग अपनी जॉब खो देंगे। तो वो इस तरह चेंज को भी क्रिटिसाइज़ करते हैं, और वो बिल्कुल फोकस करते हैं सोशल ऑर्डर हो, स्टेबिलिटी हो, ये प्रोटेस्ट हो या फिर किसी सिट इन हो, उसके बिल्कुल अगेंस्ट हैं ये वाले, इस पैराडाइम वाले। ठीक है, और वो जितने भी सोशल फंक्शन है, चाहे रिलीजन हो चाहे इकॉनमी हो, वो उसे कहते हैं कि ये रोल प्ले कर रहे हैं, पॉजिटिव रोल। स्टेबिलिटी सोसाइटी को अगर मेंटेन है सोसाइटी, तो इन सोशल फंक्शंस की वजह से ही है। ठीक है, तो ये बिल्कुल जो मीनिंग है, आइडेंटिटी, उस पे ही जाते हैं। ठीक है, इनका फोकस स्टेबिलिटी पे नहीं होता। तो इसकी एक और एग्जांपल भी आपको दे दूं कि अगर अमेरिका ने 6 मिसाइल बना लिए, ठीक है, कोई अच्छी टेक्नोलॉजी के, बड़े अच्छे वेपन्स हैं वो 6 मिसाइल, तो यूके है उसे कुछ परवाह नहीं होगी। बट चाइना है या ईरान है,
वो बड़ा उसको फील करेंगे कि अमेरिका के पास न्यू टेक्नोलॉजी आ गई है वेपन्स की। क्यों? क्योंकि उन्होंने उन वेपन्स के साथ वो मीनिंग एस्क्राइब किया होता है कि ये यूके के लिए ख़तरा नहीं है, बट यही वेपन है, ये ईरान के लिए या चाइना के लिए ख़तरा है। तो क्योंकि उन्होंने वो मीनिंग एस्क्राइब किया तो इसलिए उसकी हम मीनिंग पे बात करते हैं। ठीक है, स्टेबिलिटी बिल्कुल उनकी आउट ऑफ इक्वेशन है इस पैराडाइम। ठीक है, तो किसी का कोई क्वेश्चन? ओके।